नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग दोस्तों एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टीए के सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा प्लांट प्रोटेक्शन है, पादप संरक्षण। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समन्वित कीट प्रबंधन, जिसको IPM कहा जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे दोस्तों, रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग कम से कम करते हुए कीट नियंत्रण की कृषक, यांत्रिक, भौतिक और जैविक विधियों का समावेश कर कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना समन्वित कीट या नासिक जीव प्रबंधन, जिसको IPM कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है IPM पर्यावरण के प्रति सुरक्षित है तथा इस विधि में कीटों का पूर्ण नियंत्रण न करके कीटों की संख्या को फसलों में आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखते हैं, इसलिए इसे कीटों का नियंत्रण न कहकर कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे एक होता है ETL। ETL क्या होता है दोस्तों? ETL यानी कि कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर। पहला पॉइंट देखेंगे, कीटों का वह घनत्व जिस पर आर्थिक क्षति स्तर का पहुंचने से पहले कीटनाशियों का छिड़काव किया जाना चाहिए, वह आर्थिक दहलीज स्तर कहलाता है। दूसरा पॉइंट देंगे, इस स्तर पर फसलों का कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है, इसलिए इस स्तर को कार्यवाही दहलीज स्तर भी कहा जाता है, यानी ATL के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे प्रमुख फसलों के कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर क्या है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ कीट दिया है, तीसरी तरफ ETL दिया है। तो यहाँ देखेंगे कपास के अंदर लीफ हॉपर जो है ये 1 से 2 लीफ हॉपर जो है प्रति लीफ के अंदर होना चाहिए, यानी एक पत्ती के ऊपर 1 से 2 लीफ हॉपर होनी चाहिए, ETL का स्तर करें। दूसरा पॉइंट है कपास के अंदर सफ़ेद मक्खी लगती है, तो ये 5 से 10 वयस्क प्रति पत्ती या 20 निम्फ प्रति पत्ती। तीसरा है कपास, इसके अंदर वॉलवर्म देखने को मिलते हैं, जो डोडे की लटें कहते हैं इसको। ये 5 से 10% डोडों की क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद देखेंगे कीटों का आर्थिक क्षति स्तर, जिसको EIL कहा जाता है। कीटों का वह घनत्व जो फसलों में आर्थिक नुकसान करने के लिए पर्याप्त है, आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। इस स्तर को नुकसान दहलीज स्तर भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे समन्वित कीट प्रबंधन की विधियां। पहली विधि है कृषक विधि, यानी कि कल्चरल मेथड्स। इसके अंदर ये बताया जाता है दोस्तों, यह सबसे सस्ती विधि है, सरल है और कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेत पर अपनाए जाने वाली विधि है, इसलिए समन्वित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इसी विधि को काम में लेते हैं। इसके बाद देखेंगे इनमें से निम्न विधियां सम्मिलित हैं। जैसे बात करें फसल चक्र अपनाना, पहला पॉइंट है फसल विशेष से जुड़े कीट, व्याधि, सूत्रकृमि फसल लगने पर ये नासी जीव आसानी से पनपते नहीं हैं तथा इनकी जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए इसको फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए, यानी मृदा में सुसुप्तावस्था में पड़े हुए कीट, व्याधि, सूत्रकृमि, खरपतवारों की कोई भी अवस्था गहरी जुताई से बाहर निकल आती है, जो सूर्य की तेज धूप से नष्ट हो जाती है तथा चिड़ियों और पक्षियों द्वारा उनकी भक्षण कर लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट कह रहा है खेतों की साफ सफाई करना। ठीक है, खेतों की साफ सफाई करना। कुछ कीटों का कुछ अवस्था फसल अवशेष छिपी रहती है, जैसे तना छेदक कीट की लार्वा जो है मक्का और धान फसल के डंठलों में छिपी रहती है, इसलिए खेत से खरपतवार एवं पहले वाली फसल के अवशेषों को नष्ट करने कीटों को अफसली अवधि में शरण नहीं मिलती है। अगला पॉइंट कह रहा है समय पर बुआई करना, यानी चने की पछेती बुआई करने पर पोड बोरल लट का प्रकोप जो होता है दोस्तों ये ज़्यादा होता है। इस प्रकार सरसों की जो लेट बुआई करने पर एफिड का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। इसके बाद देखेंगे कटाई छटाई करना। रोगग्रस्त और कीटग्रस्त टहनियों, शाखाओं और पौधे के अन्य भागों की कटाई छटाई कर निदान किया जा सकता है। आम में थिनिंग करने से फुदके का प्रकोप जो होता है कम होता है। अगला पॉइंट है कीट प्रतिरोधी किस्मों को उगाना, जैसे रोधी किस्मों के पौधे कीट के प्रकोप से बचाते हैं, उन्हें सहन करने अथवा उसके द्वारा होने वाली क्षति से पुनः स्वस्थ होने में समर्थ होते हैं। पौधों में कीटों के प्रतिरोधी क्षमता के 3 समूह में वर्गीकृत करते हैं। एक सहन यानी कि टॉलरेंस, प्रतिजीवता और आवरीयता।
इसके बाद देखेंगे फांस फसलें यानी ट्रैप क्रॉप। ऐसी फसलें मुख्य फसल के कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं तथा मुख्य फसल के कीटों से रक्षा के लिए खेत की बाउंड्री पर ये फसल लगाई जाती हैं। जैसे बात करेंगे ट्रैप फसल है, मुख्य फसल है और कीट की सुरक्षा। जैसे हम ट्रैप क्रॉप के रूप में हम भारतीय सरसों को लगाएंगे। मुख्य जो हमारी फसल है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के किनारे किनारे हम लोग भारतीय सरसों लगा देंगे। कौन सी कीट की सुरक्षा करेगा? तो DBM की सुरक्षा करेगा। इसी प्रकार अरंडी लगाएंगे सोयाबीन की मुख्य फसल में, और कीट की जो सुरक्षा करेगा स्पोडोप्टेरा लिटोरा। भिंडी की बात करें, भिंडी लगाएंगे, मुख्य जो फसल रहेगी कपास, डोडे की लटें जो होती हैं उनके द्वारा सुरक्षा करेगा। 2 नंबर जो हमारी हेडिंग है दोस्तों वो यांत्रिक विधियां हैं। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इस विधि में यंत्रों की सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं। इनमें निम्न विधियां सम्मिलित हैं, जैसे बड़ी लटों और बड़े कीटों को हाथ से पकड़कर नष्ट करना, खेत के चारों ओर खाई खोदना और ट्रैप यंत्रों का प्रयोग करना, पौधे के तने को पॉलीथीन की सीट या ग्रीस की पट्टी से बांधना, जैसे मैंगो मिलीबग में करते हैं, फलों को ढकना या बांधना, ये जैसे पपीता में और अनार के कीटों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखेंगे ट्रैप उपकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रैप उपकरण के अंदर पहला है हमारा प्रकाश प्रपंच, जिसको पास के नाम से जानते हैं, लाइट ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह रात्रि कीटों जैसे कपास, चने की लटों के वयस्क जो होते हैं, मोथ जो होते हैं, एवं सफ़ेद लट के वयस्क जो भृंग या बीटल, रात्रि 6 से लेकर 10 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकर्षित कर नष्ट करने के काम में लेते हैं। प्रकाश फास में सफ़ेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश के स्रोत की तरफ गति करने वाले कीटों की प्रवृत्ति को फोटोटैक्सिस कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे फेरोमोन ट्रैप। यह मुख्य रूप से मादा कीटों से तैयार किया जाता है, जो उसी प्रजाति के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रमुख फेरोमोन ट्रैप इस प्रकार हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरफ फेरोमोन ट्रैप लिखा है, दूसरी तरफ संबंधित कीट हैं और फसल दिया हुआ है। जैसे गोसी लूर है, गोसी लूर का प्रयोग हम गुलाबी सूंडी में कंट्रोल करने के लिए करते हैं, पिंक बॉलवर्म के लिए, कपास की फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता है ढेली लूर, तो इसका प्रयोग हम चने की फसल के लिए करते हैं, फली छेदक के लिए या पॉड बोरर के लिए। इसके बाद देखेंगे ग्रेड लूर। ग्रेड लूर का प्रयोग हम कपास में करते हैं, बॉल विविल कीट के लिए। इसके बाद देखेंगे एनीसोल, सफ़ेद लट, मूंगफली और बाजरा में प्रयोग किया जाता है। हेक्सालूर, गुलाबी सुंडी, पिंक बॉलवर्म, कपास में प्रयोग किया जाता है। क्यूलूर, यह फल मक्खी जो कीट है उसके लिए है, तरबूज और खरबूज की फसल के लिए। तीसरा देखेंगे पीला चिपचिपा फास, येलो स्टिकी ट्रैप। चिपचिपे पास की तख्तियाँ या पेपर के टुकड़े खुले खेत या पॉली हाउस में सब्जी एवं मसाले वाली फसलों में सफ़ेद मक्खी माहू के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चौथा पॉइंट स्क्रीन पर है, यानी नीला चिपचिपा फास खेत की सब्जियों और पॉली हाउस में पर्णजीवी की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे भौतिक विधियाँ, इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, इस विधि में तापमान आर्द्रता का नियमन करते हैं और गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है, गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, EF निपलिंग 1937 ने विकिरण ऊर्जा यानी गामा विकिरणों का सफल प्रयोग स्क्रू वर्म कीट को बांझ बनाकर उनकी संख्या को नियंत्रित किया। इसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट कह रहा है, भौतिक नियंत्रण में निम्न विधियां सम्मिलित हैं, जैसे फ्लेम थ्रोवर यानी टिड्डियों के लिए, अनाजों में आर्द्रता नियमन 10 से 12% नमी पर भंडारित करके, तापमान कम करके, बहुत अधिक करके कीटों को निष्क्रिय कर अनाजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। चौथा पॉइंट है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है, परभक्षी या परजीवी व्याप कीटों सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इसको पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल शब्द जो है सर्वप्रथम EHS स्मिथ ने 1919 में दिया। तीसरा पॉइंट,
जैविक नियंत्रण की 3 विधियां हैं, प्रवेशन, संवर्धन और संरक्षण। इसके बाद देखेंगे परवच्छी कीट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे कीट सामान्यतः फसलों को कीटनाशकों से बड़े आकार के होते हैं। दोबारा सुनेंगे, ऐसे कीट सामान्यतः फसलों के नासी कीटों से बड़े आकार के होते हैं तथा अपने जीवन को प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं, जो वयस्क बनने के बाद भी फसलों के कीटनाशकों का भक्षण करते रहते हैं। जैसे सरसों एवं मसालों का जो प्रमुख कीट है एफिड, जिसको हम मोइला या चेपा कहते हैं। इसका जैविक जो नियंत्रण है कोलियोप्टेरा गण की लेडी बर्ड बीटल यानी कॉक्सिनेला स्टेम्पेक्टा या मिनोकाइलस सेक्सुलेटा नामक परवच्छी द्वारा किया जाता है। लेडी बर्ड बीटल का शरीर जो है लाल रंग का अर्धचंद्राकार होता है, जिस पर 6 से लेकर 7 काले रंग के स्पॉट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कपास एवं सब्जियों के रस चूसने वाले कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, जेसिड जिसको हरा तेला कहते हैं, थ्रिप्स का जैविक नियंत्रण क्राइसोपर्ला कार्निया यानी कह सकते हैं ग्रीन लेंस बिग नामक न्यूरोप्टेरा गण के परवच्छी कीट द्वारा किया जाता है। अन्य परवच्छी कीटों में जैसे मेंटिस है डिप्टेरा गण की और सिरफिड फ्लाई आदि आते हैं। इसके बाद देखेंगे पक्षियों में मैना है, बगुला है, कौवा है, घरेलू चिड़िया है आदि कीटों के परवच्छी हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पैरासाइट्स यानी परजीवी व्याप। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, विशेष प्रकार का परजीवी कीट होते हैं जो कि मुख्य फसल से संबंधित नासी कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र के एक अवस्था पूर्ण करता है तथा वयस्क होने पर संबंधित नासी कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन व्यापन करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले मुख्य रूप से परजीवी व्याप कीट हाइनोप्टेरा गण से संबंधित रखते हैं। इसके बाद देखेंगे जैविक नियंत्रण में काम आने वाले प्रमुख परजीवी व्याप। पहला देखेंगे, इसमें पहले कीट दिया है, फिर फसल दिया है, परजीवी व्याप कीट दिया है, रोकथाम अवस्था दिया है। तो इन सबको देखेंगे हम लोग। पहला देखेंगे दोस्तों, फली छेदक जो है इसको हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के नाम से जाना जाता है। ये चने के अंदर देखने को मिलता है। परजीवी व्याप जो है दोस्तों वो हो जाएगा कैंपोलेटिस क्लोरिडिस, ये लार्वा के रूप में इसकी रोकथाम किया जाता है। दूसरा है तना छेदक, ये मक्का की फसल के अंदर देखने को मिलता है। और परजीवी व्याप जो कीट है जो दोस्तों वो हो जाएगा कोटेशिया फ्लेवस और रोकथाम अवस्था लार्वा अवस्था में रोकथाम करते हैं। तीसरा है तना छेदक, ये धान की फसल में देखने को मिलता है। परजीवी व्याप जो है दोस्तों ये हो जाएगा ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम और इसकी रोकथाम की अवस्था जो है अंडा अवस्था पर इसकी रोकथाम करते हैं। चौथा दोस्तों स्क्रीन पर है डोडो की लटें, इसको बॉल वर्म के नाम से जानते हैं। ये कपास के अंदर देखने को मिलता है और इसकी जो परजीवी व्याप है ट्राइकोग्रामा किलोनिस अंडा अवस्था पर रोकथाम करते हैं। फिर तना छेदक है, गन्ना के अंदर देखने को मिलता है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस अंडा अवस्था पर इसको भी रोकथाम करते हैं। उसके बाद टॉप बुरर गन्ना के अंदर देखने को मिलता है। आइसोटीमा जमेंसिस ये लार्वा अवस्था पर कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद पायरिला ये गन्ना के अंदर देखने को मिलता है। एप्रिकेनिया मेलालोनिका ये निम्फ अवस्था पर इसका कंट्रोल किया जाता है। धब्बेदार सुंडी कपास के अंदर देखने को मिलता है। ब्रेकन हेबेटर ये लार्वा अवस्था पर इसका प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद मक्खी सब्जियों के अंदर देखने को मिलता है और इसका जो परजीवी व्याप है एनकार्सिया फॉर्मोसा निम्फ अवस्था पर। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर सेंजोस स्केल, ये सेब के अंदर देखने को मिलता है। एनकार्सिया परजीसी ओसी ये निम्फ अवस्था पर इसका कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे ऊली एफिड, ये भी सेब के अंदर देखने को मिलता है। अफेलिनस मेली परजीवी व्याप है और इसको भी निम्फ अवस्था पर ही कंट्रोल किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण। कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण। पहला पॉइंट देखेंगे, नासी कीटों का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि उनके सह उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करना क्या कहलाता है? माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है माइक्रोबियल कंट्रोल जो शब्द है स्टर्न हैंस के द्वारा 1949 में सर्वप्रथम दिया गया था।
तीसरा पॉइंट कह रहा है माइक्रोबियल कंट्रोल में काम आने वाले सूक्ष्म जीव निम्न हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है विषाणु यानी ENPV जीवाणु बेसिलस थूरिजेंसिस फफूंद जैसे बेवेरिया बेसियाना हिर्सुटेला वर्टिसेलियम एवं मेटाराइजियम एनिसोल्फी सफ़ेद लट या भृंग के नाम से इसको जाना जाता है, मेटाराइजियम एनिसोल्फी। इसके बाद देखेंगे ईपीएन यानी ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों में व्याधि पैदा करके उन्हें मारने का काम करते हैं, वे नेमेटोड्स एंटमो पैथोजेनिक नेमेटोड्स कहलाते हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट है जैसे DD136 मिक्सचर, यह सूत्रकृमि जीवाणु का संयोग है जो कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों जैव कारक यानी बायो एजेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा क्या है? तो यह एक प्रकार का बायो एजेंट्स है। पहला पॉइंट देखेंगे यह हाइमेनोप्टेरा गण का एक अंड परजीवी व्याध सूक्ष्म कीट है, यानी एग पैरासाइट्स कीट है। दूसरा पॉइंट देखेंगे जो लेपिडोप्टेरा गण के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लटें, चने की लटें, गन्ना, धान आदि के तना छेदक कीटों के अंडे में अपने अंडे देता है, इसलिए इसे अंड परजीवी व्याध कहते हैं, यानी एग पैरासाइट्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं जो अलग अलग फसलों के कीटों में प्रभावी हैं, जैसे गन्ना और कपास के कीटों के लिए टाइकोग्रामा किलोनिस और धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोमा जेपोनिकम। चौथा पॉइंट कह रहा है ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग 16,000 से लेकर 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है धान के सलभ कीट कोर्सायरा सेफोनीलिका एक पोषी कीट है तथा इसके अंडे पर इस परजीवी कीट को पाला जाता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की स्ट्रिप्स लगाना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों ट्राइकोकार्ड पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोकार्ड परजीवी कीट के 16,000 से लेकर 20,000 अंडे को एक कार्ड यानी 15 × 7.5 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, जिसे ट्राइकोकार्ड कहा जाता है। अब देखेंगे दूसरा है ट्राइकोडर्मा, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो ट्राइकोडर्मा क्या होता है? पहला पॉइंट देखेंगे यह एक प्रकार की लाभदायक कवक है जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक फफूंद और कवकों को भक्षण करती है। दूसरा पॉइंट इसका पौधों के ऊपर यानी रोगों के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा पॉइंट कह रहा है यह चने के विल्ट और मूंगफली की कॉलर रोट व्याधि की रोकथाम के लिए प्रभावी जैविक फफूंदनाशी है। चौथा पॉइंट कह रहा है इसकी 2 प्रजातियां प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जेनम। अब देखेंगे तीसरा है हमारा ENPV घोल। ENPV घोल यह विषाणु यानी वायरस का घोल है जो कि लेपिडोप्टेरा गण की लटों को मारने के लिए जैसे चना है, कपास है, अन्य फसलों में काम में लेते हैं। ENPV का प्रयोग हम 250 से लेकर 500 LE प्रति हेक्टेयर करते हैं। LE का मतलब होता है लार्वल एक्विवेलेंट, लार्वा समतुल्य। 4 नंबर हमारी हेडिंग है बेसिलस थूरिजेंसिस, जिसको BT कहा जाता है। इसका भी प्रयोग हम लोग कपास के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे यह जीवाणुओं का घोल होता है जो कि लेपिडोप्टेरा के कीटों को मारने के लिए चना, कपास, अन्य फसलों में काम में लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यह मार्केट में डाइपेल, हाल्ट, बायोबिट और जेवलिन के व्यापारिक नाम से मिलता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है BT घोल की मात्रा 0.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर काम में रखते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है ENPV और BT दोनों अधिक pH मान पर ही काम करते हैं। लटों की आहार नाल का pH मान ज़्यादा होता है, इसलिए इन लटों के लिए यह उदर विष का काम करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे ENPV और BT दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। पांचवा पॉइंट कह रहा है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। ये क्या होता है दोस्तों? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस यह एक कवक और सूत्रकृमियों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर बेसिलस सबटिलिस। यह कवकों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट है हमारा दोस्तों बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज क्या होता है, यानी ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कीटों का रासायनिक नियंत्रण। कीटों का रासायनिक नियंत्रण, पहला पॉइंट रहेगा इसमें पीड़कनाशी यानी पेस्ट क्या होता है। पहला पॉइंट देखेंगे, कोई भी जीव जो मनुष्य या उनकी फसलों एवं पालतू पशुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है वे पीड़क जीव कहलाते हैं यानी पेस्ट कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में फसलों के कीट, रोग, सूत्रकृमि, चूहा, खरपतवार, ये सब पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखेंगे पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड क्या होता है। पहला पॉइंट दिया है, ऐसे कोई भी रसायन जो मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने वाले पीड़क जीवों को नष्ट करने में काम आता है उसको पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशियों में कीटनाशी है, फफूंदनाशी है, बरूथीनाशक है और चूहानाशक है, खरपतवारनाशी, ये सब सम्मिलित है। ये सब पेस्टिसाइड कहलाएंगे। अब यहाँ देखेंगे पेस्टिसाइड का वर्गीकरण। पेस्टिसाइड का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है। पहला पॉइंट देखेंगे, कीटनाशी क्या होते हैं, यानी कीटों को नियंत्रित करने वाले रसायन कीटनाशी कहलाते हैं। कवकनाशी फंगिसाइड क्या होते हैं, कवकों जनित रोगों को रोकथाम के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको कवकनाशी कहते हैं। तीसरा शाकनाशी यानी हर्बिसाइड, खरपतवार नियंत्रण के काम आने वाले रसायन को हर्बिसाइड कहते हैं। 4 नंबर बरूथीनाशी यानी मीटिसाइड, बरूथी को नष्ट करने के काम में जो रसायन प्रयोग लिए जाते हैं उसको बरूथीनाशी कहते हैं। 5वां सूत्रकृमिनाशी, तो ये सूत्रकृमियों का नियंत्रण करने वाले रसायन होते हैं। 6 नंबर है चूहानाशी, जिसको रोडेंटिसाइड्स के नाम से जानते हैं, चूहों को नष्ट करने वाले रसायन होते हैं। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर मेटाल्डिहाइड, यहाँ पर देखेंगे घोंघा को नष्ट करने वाले रसायन होते हैं, मेटाल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बनिक कीटनाशियों का वर्गीकरण दिया है। कार्बनिक कीटनाशियों का वर्गीकरण यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पहला देखेंगे आर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग। आर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग यह कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम समूह है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी हैं। पहली बात करेंगे, जो DDT है ये आर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग में रखा गया है। यह विश्व में खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी था, जिसके कीटनाशक गुण की खोज 1939 में पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छर को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में प्रयुक्त हुआ। वर्ष 1941 में कृषि के फसलों में कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया। इस कीटनाशक का अपघटन धीरे धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में USA में सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया और भारत में वर्ष 1989 में इसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। दूसरा देखेंगे इसमें BHC यानी इस समूह का दूसरा कीटनाशी जो था इसका उपयोग भारत में प्रतिबंधित हुआ। ठीक है, इसका उपयोग भारत में प्रतिबंधित हुआ BHC का। इसके बाद देखेंगे तीसरा है एंडोसल्फान। मृदा और पर्यावरण प्रदूषण के कारण वर्ष 2013 में भारत में प्रतिबंधित हुआ। उसके बाद देखेंगे D वाला, जिसको एल्थेन कहते हैं, डाइकोफॉल। 18.5 EC कीटनाशक के साथ बरूथीनाशक काम में लिया जाता है। आर्गेनोफॉस्फेट समूह के अधिकतर कीटनाशियों में जैव आवर्धन प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दूसरी यहाँ पर हेडिंग देखेंगे जैव आवर्धन। खाद्य श्रृंखला में किसी रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशी, रेडियो सक्रिय वस्तुएं और भारी वस्तुओं की सांद्रता का निम्न पोषण स्तर से गुजरते हुए उच्च पोषण स्तर जीवों की वृद्धि होने की प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। जैसे DDT की भूमि में कम सांद्रता रहती है, यहाँ पर देखेंगे DDT की भूमि में कम सांद्रता रहती है, परंतु इसमें उगी वनस्पतियों को दुधारू पशु चरने और उनके वसीय उत्तकों और दूध में DDT की सांद्रता बढ़ती जाती है तथा पशुओं के दुग्ध का मानव द्वारा उपभोग करने पर इस जहर की सांद्रता मनुष्य के शरीर में इकट्ठा होने लगती है, जो जैव आवर्धन कहलाती है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जैव संचयन। जैव संचयन क्या होता है? किसी विशेष जीव के शरीर के ऊतकों में विष का प्रवेश होकर दीर्घ समय तक यानी अधिक सांद्रता में एकत्रित होने की प्रक्रिया जो है जैव संचयन कहलाती है। दूसरा देखेंगे आर्गेनोफॉस्फेट समूह। आर्गेनोफॉस्फेट समूह वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशियों में सबसे ज़्यादा कीटनाशी आर्गेनोफॉस्फेट समूह के होते हैं। जैसे कि बात करें, पहला है डाइक्लोरोवात, जिसको DDVP 76 EC कहा जाता है। बाजार में
वेपन के नाम से उपलब्ध रहता है। यह फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रभावी है तथा अत्यधिक पर्यावरण के प्रति नुकसानदायक होने के कारण भारत में शीघ्र प्रतिबंधित होने वाला है। उसके बाद देखेंगे डाइमिथोएट 30 cc। यह बाजार में रोगोर के नाम से मिलता है। ठीक है, किस नाम से मिलता है? रोगोर के नाम से उपलब्ध है। यह रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी है। उसके बाद देखेंगे एसीफेट 75 SP। यह कीटनाशक रस चूसने वाले कीटों जैसे मिर्च, प्याज, थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रभावी है। यहाँ पर डी नंबर देखेंगे दोस्तों, मोनोक्रोटोफास 36 SL। यह कीटनाशी सब्जियों में पहले से प्रतिबंधित था, लेकिन 2023 में फसलों के कीट नियंत्रण में भी प्रतिबंधित हो गया। ई नंबर देखेंगे फोरेट 10G। यह मार्केट में थीमेट के नाम से उपलब्ध है। यह दानेदार कीटनाशी है जो विभिन्न फसलों के तना छेदक कीट, मृदा में रहने वाले कीट जैसे सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। वर्तमान में इसका उपयोग जो है प्रतिबंधित है। इसके बाद देखेंगे क्लोरोपाइरिफास 20 cc। यह मुख्य रूप से गेहूं और चना में दीमक नियंत्रण के लिए 4.5 ml प्रति किलोग्राम बीजोपचार के लिए प्रभावी था तथा खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण हेतु 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ देते थे। उसके बाद देखेंगे क्यूनोलफॉस 25 cc। यह मूंगफली और बाजरे में सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे मेलाथियोन 50 cc। यह सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए इस कीटनाशी समूह में सबसे सुरक्षित माना जाता है। यह बाजार में तरल 50 cc या 5% डस्ट पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। इसके बाद देखेंगे मिथाइल पैराथियोन। यह भी 2% डस्ट यानी पाउडर के रूप में मिलता है। यह कातरा और फड़का की रोकथाम के लिए खरीफ फसलों पर नुकसान के लिए प्रयुक्त होती है। वर्तमान में इसका उपयोग भी प्रतिबंधित है। उसके बाद देखेंगे मिथाइल डेमेटॉन। यह सरसों के एफिड की रोकथाम के लिए प्रभावी है। अब देखेंगे कार्बामेट कीटनाशी समूह। कार्बामेट कीटनाशी समूह में सबसे पहला जो आएगा कार्बेरिल 75 WP आएगा। यह इस समूह का प्रथम कीटनाशी था जो मार्केट में सेविन के नाम से उपलब्ध है। दूसरा देखेंगे कार्बोफ्यूरॉन 3G। यह बाजार में फ्यूराडॉन के नाम से उपलब्ध है जो कीटनाशी गुण के साथ अच्छा सूत्रकृमिनाशक भी है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग भी प्रतिबंधित है। अब देखेंगे LD कार्ब। यह भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LD कार्ब यह बाजार में टेमिक के नाम से मिलता है जो फसलों को बीजोपचार करने के लिए उपलब्ध है। अब देखेंगे 4 नंबर हेडिंग है दोस्तों हमारी संश्लेषित पायरेथ्रॉइड्स। पहला पॉइंट है इसका उपयोग भंडारण और फसलों के कीट नियंत्रण के साथ साथ मच्छरों को मारने वाली कोइल्स और लिक्विड्स पायरेथ्रिन में किया जाता है। उदाहरण साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, परमेथ्रिन, फेनवर्ल्डेट, लेम्डा और साइहेलोथ्रिन। पांचवी जो हमारी हेडिंग है दोस्तों वो देखेंगे ध्रुमक। ध्रुमक में यह जो पदार्थ होते हैं दोस्तों ये हवा रहती है यानी बंद जगहों में साधारणतः तापक्रम पर गैस में परिवर्तित होकर कीटों के श्वसन नलिकाओं में पहुंचकर उन्हें मार देते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे यह मुख्य रूप से भंडारण के कीट जैसे सूत्रकृमि, चूहा को मारने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के रूप में जो ध्रुमक में आएंगे वो हो जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनामाइड और EDCT मिश्रण और नेफ्थलीन आदि। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है नियोनिक्टोटाइड समूह। इसमें पहला जो आएगा वो आ जाएगा एमिडा क्लोरोपिड। इसका व्यापारिक नाम होता है कॉम्फिडोर या गांचो। यह कीटनाशी रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी, हरा तीला, एफिड, थ्रिप्स रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। मात्रा छिड़काव हेतु 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में बीजोपचार हेतु 0.6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। बी वाला है थियोमेथोजाम जिसको हम एक्टारा के नाम से जानते हैं, क्रूजर के नाम से जानते हैं। यह सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। सी वाला देखेंगे एस्टामिप्रिड जिसको प्राइड के नाम से जानते हैं। यह रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रभावी है। डी वाला देखेंगे क्लोथियोनिड्स, इसको कल्च के नाम से जानते हैं या डेंचोसू के नाम से जानते हैं।
यह कीटनाशी बाजरा मूंगफली में सफ़ेद जो लट होती है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे फिनाइल पायराजोल। फिनाइल पायराजोल है, इस समूह में जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा फिप्रोनिल, जिसको रिजेंट के नाम से जानते हैं। तना छेदक दीमक नियंत्रण हेतु बहुत ही प्रभावी कीटनाशी है। मात्रा गेहूं में दीमक नियंत्रण हेतु 5 से 6 ml प्रति किलो सीड तथा चने में जो दीमक नियंत्रण के लिए 0.5 ml प्रति किलो सीड काम में लिया जाता है। 8 नंबर देखेंगे पादपों से प्राप्त कीटनाशी। तो पादपों से जो प्राप्त कीटनाशी हैं कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे एजेंडीरेक्टिन, नीम के बीजों से प्राप्त कीटनाशी है। पायरेथ्रम, गुलदाउदी के सूखे फूलों से प्राप्त कीटनाशी है। सी वाला देखेंगे निकोटीन, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी है। रोटेनॉन, ये देखेंगे लेग्यूम पौधे डेरिस स्पीसीज की जड़ों से प्राप्त कीटनाशी है। और कुछ अन्य भी हैं। इसके अलावा अन्य पौधों से प्राप्त होने वाले कीटनाशी जैसे धरण, करंज और सबडीला के बीजों और पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी। 9 नंबर देखेंगे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त जो कीटनाशी हैं कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे साइप्नोसेड, जिसको ट्रेसर के नाम से जानते हैं, ये सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी है। उसके बाद बी वाला देखेंगे एबामैक्टिन, जिसको वर्टीमेक के नाम से जानते हैं, ये भी सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी है। आप देखेंगे दोस्तों हम लोग कीटनाशियों की विषाक्तता क्रम। सबसे पहले फोरेट आएगा, उसके बाद डिमेटान, फिर पैराथियान, फिर एल्डिकार्ब, यानी सबसे ज़्यादा विषाक्तता जो है फोरेट के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कीटनाशकों का सुरक्षित यानी चयनात्मक क्रम। तो सबसे चयनात्मक जो सुरक्षित क्रम जो है वो हो जाएगा मेथोप्रेन का, उसके बाद परमेथ्रिन का, फिर मेथॉक्सीक्लोर का, फिर मेलाथियान का। MRL क्या है? अधिकतम अवशेष सीमा इसको कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं ARS नेट में पूछा गया है। यह कीटनाशकों तथा उनके अवशेष का इष्टतम सुरक्षित सांद्रता है जो किसी भी जीव के शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए उपस्थित रह सकता है। इसको हम मिलीग्राम या किलोग्राम शरीर के वजन में व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे भंडारण में कीटों का नियंत्रण। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो भंडारण में कीटों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? तो पहला पॉइंट है दोस्तों सल्फोस की 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 1 गोली 3 ग्राम की होती है जो कि 1 ग्राम फास्फीन गैस रिलीज करती है। दूसरा पॉइंट है अनाजों को सुरक्षित भंडारण कम नमी पर करें। जैसे धान वाली फसलों के लिए सुरक्षित भंडारण जो है 10 से लेकर 12% नमी पर करें। दालों वाले के लिए 8 से 10% नमी पर, और तिलहनी और मसाले वाली फसलों के लिए जो भंडारण करेंगे 6 से लेकर 8% नमी पर किया जाता है। अब देखेंगे बरूथीनाशक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। सब्जियों में मकड़ी है बरूथीनाशक। और यहाँ पर देखेंगे डाइकोफोल 18.5 EC 1 से 2 ml दवा लेंगे, प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। एथियोन, जिसको हम फॉस्माइड के नाम से जानते हैं, 50 EC 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। सल्फर यानी कि वोकावीट 80% WDG 2 ग्राम लेंगे, प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोपेजाइट, जिसको ओमाइड के नाम से जानते हैं, 75 EC 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। उसके बाद देखेंगे एबामैक्टिन 1.9 EC 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों फसलों में चूहा नियंत्रण। चूहे के नियंत्रण करने के लिए हम सबसे पहले जिंक फास्फाइड का प्रयोग करेंगे 2% चूर्ण, यानी 75 भाग हम आटा और 2 भाग इसमें तेल 20 चुग्गा बनाएंगे और 20 चुग्गा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल में डालते हैं। दूसरा कंट्रोल है ब्रोमोडियोलोन, ये 0.005% की दर से केक बनाएंगे, ठीक है, प्रति आबाद बिल में डालेंगे। यह अधिक प्रभावी चूहानाशी है। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पादप सुरक्षा उपकरण। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डस्टर के लिए पहला पॉइंट है इनमें अनिवार्य रूप से एक पंखा और ब्लोअर लगा होता है एवं हॉपर नामक एक प्रकार का कंटेनर होता है, ठीक है, हॉपर नामक एक प्रकार का कंटेनर भी होता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है डस्टर का कार्य जो है ये वायु स्फुटन की मूल सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है, एयर ब्लास्ट पर आधारित होता है।
तीसरा पॉइंट कह रहा है डस्टिंग की क्षमता स्प्रे की तुलना में 10 गुना अधिक होता है, लेकिन स्प्रे का औसत कार्य बहुत अच्छा डस्टिंग के बराबर होता है। चौथा पॉइंट कह रहा है डस्टिंग की सबसे बड़ी हानि, एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखेंगे डस्टिंग की सबसे बड़ी हानि पास वाली फसल या श्रमिकों पर उनके बहाव द्वारा नुकसान पहुंचने से है। अगला पॉइंट देखेंगे डस्ट में कम सांद्रता 2 से 10% तक विषाक्त या पेस्टिसाइड पाउडर प्रयुक्त होता है, बाकी मात्रा में टाल्कम पाउडर, सोप स्टोन आदि अक्रिय पदार्थ डाले जाते हैं। अगला पॉइंट है जबकि सल्फर डस्ट में कोई भी अक्रिय पदार्थ नहीं डाले जाते। अगला पॉइंट है डस्ट पाउडर के उदाहरण जैसे केनोल फॉस 1.5% डस्ट और मेलाथियान 0.5% और पैराथियान 2% डस्ट और फेनॉल रेट 0.4% डस्ट काम में लेते हैं। और मात्रा की बात करें, मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूरकाव रखा जाता है। अब स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर में देखेंगे कीटनाशकों के अनुप्रयोग से स्प्रेयर का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यहाँ देखेंगे स्प्रे नोजल का प्रकार दिया है। सबसे पहले देखेंगे कौन नोजल। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है खोखला शंकु, दूसरा होता है ठोस शंकु। ठीक है, पहला देखेंगे खोखला शंकु आकार बनाने वाला नोजल। ठीक है, खोखला शंकु आकार बनाने वाला नोजल यह महीन फुहार बनाता है, जिससे इस नोजल के बीच में फुहार खाली रहती है। यह कीटनाशक और फफूंदनाशक छिड़काव में प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा ठोस शंकु आकार पैटर्न, यह हर्बिसाइड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोटी बूंद होने से इस नोजल में फुहार की बीच में खाली पैटर्न नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे फ्लैट फैन नोजल। दूसरा है फ्लैट फैन नोजल, एक समान स्प्रे पैटर्न रहता है। बूंदों का आकार कोन स्प्रे से मोटा रहता है, इसलिए उर्वरक और शाकनाशी छिड़काव के लिए उपयुक्त है। तीसरा है दोस्तों फ्लड जेट नोजल, मोटी बूंदों होने के कारण कम से कम बहाव नुकसान होता है, इसलिए यह ज़्यादा जहरीले रसायनों जैसे हर्बिसाइड के छिड़काव में काम में लिया जाता है। चौथा देखेंगे कंट्रोल ड्रॉपलेट एप्लीकेटर, जिसको CDA के नाम से जानते हैं। बूंदों का आकार की रेंज अधिक होने के कारण अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में काम में, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में काम आता है। पांचवा देखेंगे रोटरी नोजल, सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक, शाकनाशी रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है रोटरी नोजल के द्वारा। अब देखेंगे दोस्तों कार्यविधि के आधार पर स्प्रेयर का वर्गीकरण। पहला है हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर। हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर यह किचन गार्डन और घरेलू फूलों के बेड के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य रूप से 1 लीटर क्षमता का बुकेट पंप या बड़ी जो सिरिंज होती है उसके अनुसार। दूसरा देखेंगे नेपसेक स्प्रे, यह 15 से 20 लीटर टंकी की क्षमता के होते हैं, जो नर्सरी सब्जियों और छोटी फसलों में उपयोग किए जाते हैं। ये 3 से 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब से हाथ चलित बैटरी सोलर ऑपरेटेड हो सकते हैं। तीसरा देखेंगे फुट स्प्रेयर, यह बगीचों और फसलों में ज़्यादा स्प्रेयर यानी 17 से 21 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। चौथा देखेंगे ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, यह सामान्य रूप से 200 से लेकर 500 लीटर पानी की टंकी की क्षमता के होते हैं, जो ट्रैक्टर के PTO द्वारा संचालित होते हैं। बड़े क्षेत्र के फार्म पर बगीचों और फसलों में 10 से 40 बार के दबाव के साथ प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे स्प्रे बूंदों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ दिया है स्प्रे का प्रकार है और यहाँ पर दिया है आकार माइक्रोन में। ठीक है, मोटे स्प्रे जो होते हैं वो 400 या इससे अधिक माइक्रोन में होते हैं। मध्यम स्प्रे जो होते हैं 100 से लेकर 400 माइक्रोन। धुंध यानी मिस्ट जो है 50 से लेकर 150 माइक्रोन। कोहरा जो है 1 से लेकर 50 माइक्रोन। और धुआं जो है 0.001 से लेकर 0.1 माइक्रोन। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे पादप रोग नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत। इसके सामान्य सिद्धांत क्या है? निवारण और उपचार। पहला देखेंगे निवारण और उपचार। इसके अंतर्गत रोगजनक से बचाव, बहिष्करण और उन्मूलन और संरक्षण, प्रतिरोध, ये सब शामिल होते हैं। चलिए देख लेते हैं। दूसरा जो है हमारा दोस्तों यहाँ पर थेरेपी हो जाएगा। थेरेपी में 2 प्रकार होते हैं, एक कीमोथेरेपी, एक थर्माथेरेपी। सर्जरी की बात करें, तीसरा सर्जरी होता है जिसको छटाई के नाम से जानते हैं, प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा बहिष्करण।
इसमें देखेंगे यह विधि जो एक बीमारी को एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है, जैसे संगरोध निरीक्षण और एम्ब्रोगो सर्टिफिकेट इत्यादि। उन्मूलन क्या होता है? यह उपाय मेजबान पर किसी रोग की रोकथाम के बाद रोगजनक के संपूर्ण उन्मूलन के लिए लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें फसल चक्रण, स्वच्छता, रोग की वैकल्पिक पोषिका उन्मूलन और बीजों कंदों की रोगजनक का उन्मूलन आदि शामिल है। आप देखेंगे बीज उपचार भौतिक विधियों द्वारा। तो सबसे पहले देखेंगे गर्म पानी उपचार विधि, जिसको हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। ये भौतिक विधि है बीज उपचार की। इसे 1887 में जेनसेन द्वारा विकसित किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 10 मिनट के लिए बीज को लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी में डालते हैं। उसके बाद देखेंगे जैसे गेहूं के बीजों की अनावृत कंडुआ रोग, जिसको लूज स्मिट कहते हैं, गर्म जल उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा उपचार है दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा उपचार, सोलर हीट ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट देखेंगे गेहूं के अनावृत कंड, जिसके लूज स्मिट कहा जाता है, को नियंत्रण करने के लिए इसे पहली बार 1934 में लूथरा और सतारा द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा पॉइंट है इस विधि में बीजों को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है और मई जून के महीने में धूप में सुखाया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इस विधि का प्रयोग गेहूं और जौ का लूज स्मिट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा, वो है पादप रोग विज्ञान। इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम कल के वीडियो के अंदर कराएंगे, तो कल ज़रूर आप लोग आइएगा।